हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज में जो हम साइंस वाला सेक्शन था उसको कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग छत्तीसगढ़ का सेक्शन कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। मतलब पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। अब नाम से ही देखो, नाम में क्या है? राज व्यवस्था, मतलब राजा वाली व्यवस्था होगी, राज व्यवस्था। इसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। मतलब राज करने के लिए जो व्यवस्था होगी ना उसको बोलेंगे राज व्यवस्था। जैसे अर्थव्यवस्था बोलते हैं, एक होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थ मतलब क्या होता है? धन। धन की व्यवस्था अगर करना है और धन की व्यवस्था से रिलेटेड अगर हम लोग को स्टडी करना है तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। और अगर उस व्यवस्था के बारे में बात की जाए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, जैसे पूंजीवादी है, बाजार आधारित है अगर, तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी, कैपिटलिस्टिक बोलते हैं। और अगर समाज से ही रिलेटेड काम करना मतलब पैसे से रिलेटेड काम नहीं है, मतलब काम तो पैसा का रहेगा ही, पैसा तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन समाज के लिए अगर काम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा दो अलग अलग टाइप का अर्थव्यवस्था होता है। और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है? अगर पैसे के अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा। और पैसे से रिलेटेड अगर व्यवस्था करेंगे, पैसे की अगर व्यवस्था करना है अलग अलग टाइप से, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। वैसे ही राज व्यवस्था में क्या होता है? राज मतलब शासन करने के लिए शासन करने के लिए जिस व्यवस्था को अपनाया जाएगा उसको बोलेंगे राज व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ कौन सी किस प्रकार की राज व्यवस्था है? गणतांत्रिक, ठीक है। अब गणतंत्र क्या होता है? एक तो गणतंत्र होता है और एक होता है राजतंत्र। एक गणतंत्र होता है, एक और राजतंत्र होता है। तो जो राजतंत्र होता है ना, इसमें मतलब अगर राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, अगर मतलब वंशानुगत रूप से अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो उसको क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। और अगर गणतंत्र मतलब गण मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। और प्रतिनिधियों से मिलकर जो तंत्र बनेगा उसको क्या बोलेंगे? गणतंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ क्या, हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था है? गणतांत्रिक राज व्यवस्था का चयन किया गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है। अब संविधान क्या है, क्या होता है? देखो, संविधान नाम से स्पष्ट है। देखो, अगर हम लोग पूरा अलग अलग करते हैं ना, संविधान ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये संविधान है। ये जो अम की मात्रा है इसका मतलब क्या है? आधा म होता है। अगर हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं ना, संविधान, ठीक है। संविधान मतलब सम मतलब क्या होता है? समान। विधान मतलब होते हैं नियम कानून। नियम कानून को बोलेंगे विधान या प्रोविजन, ठीक है। तो अगर किसी भी व्यवस्था में एक समान प्रावधान अगर किए जाएं जनता के लिए, तो उस नियम परिपाटी को क्या बोलेंगे? जो रूल बुक रहेगा ना उसी को बोलेंगे संविधान, जिसमें सभी विधान जो है, जो नियम कानून है, वो सभी के लिए समान है। तो ये हो गया हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो, पहले क्या था? पहले संविधान नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है। क्या होता था? अंग्रेज आए हमारे ऊपर, चढ़ गए आके, ठीक है। तो कब से अंग्रेज कब आए? 1908 में। 1908 में देखो ध्यान रखना ना, हमारे यहाँ कब आए? 1608, 1608 में आए हैं अंग्रेज, ठीक है। वैसे तो उनको परमिशन मिल गया था 1600 में आने का, 1800 दिख रहा है ना, ये 1600 में आने का परमिशन मिल चुका था। बट ये लोग घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? इंडोनेशिया पहुंच गए। और वहां वो लोग को रहना पसंद आ गया, वहां के मसाले पसंद आ गए। इंडिया पहुंचे नहीं थे पहले से ही, वो लोग को लगा इंडिया पहुंच गए, इंडोनेशिया में। और वहां जाके 8 साल तक वहीं काम कर रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे। तब तक वो लोग को समझ नहीं आया कि मतलब इंडिया, बाद में वो लोग को लगा कि नहीं, अगर यहाँ इतना है तो फिर इंडिया में कितना होगा। फिर गए वो लोग 1608 में, तो वहां पर परमिशन नहीं दिया कौन? जहांगीर। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे उस चीज को। अब देखो यहाँ पर हमारी, अब इस संविधान कहाँ से आया, ठीक है। संविधान कहाँ से आया? तो पहले अगर हमारे यहाँ संविधान नहीं था फिर भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ नियम रहता था। अलग अलग राज्य थे तो अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नियम। और जस्ट अगर अंग्रेजों के जस्ट पहले की बात की जाए तो मुगल थे। तो मुगल प्रशासन कैसे चलता था? वहां पर भी तो नियम परिपाटी था, लिखित ऐसे नहीं था कि यही संविधान है, ऐसा करके नहीं लिखा हुआ था। लेकिन वही जो कानून चलता था वही है संविधान, वहां का संविधान था। तो इस प्रोसेस में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ कब आए? अंग्रेजों से देखते हैं ना हम लोग संविधान की परिपाटी को। अगर
तो 1608 में आए अंग्रेज, और अंग्रेज आए स्टार्टिंग में तो पहले तो मतलब धीरे धीरे करके लोग अपनी सत्ता जमाते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए, 1757 पहुंच जाते हैं हम लोग। ठीक है, 1757 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का प्लासी का युद्ध होता है ना, 1757 में होता है प्लासी, प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में। ठीक है, और ये प्लासी का युद्ध ये लोग जीत जा रहते हैं। और यहाँ पर से माना जाता है कि पहली बार मतलब वो लोग शुरुआत किए, मतलब प्रशासन में हस्तक्षेप। अभी तक व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारी थी, व्यापार का काम करती थी। अब 1757 के बाद से क्या हुआ, ये लोग के पास कुछ और पावर्स आ गई। ठीक है, जैसे मतलब राजनीति में डायरेक्टली नहीं थे इन्वॉल्व, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ठीक है, 57 के बाद फिर होता है 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में क्या हो जाता है, एकदम अपना जड़ जमा लेता है अंग्रेजी प्रशासन जो है पूरे जड़ जमा लेता है। अब उसके बाद फिर देखते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं कब, अब यहाँ पर जैसे कोई भी, अगर आप किसी को पावर दे दोगे, अपनी दोस्त को पावर दे दिए कि अपना एटीएम कार्ड दे दिए ना, अपना एटीएम कार्ड अपने दोस्त को दे दिया, अरे भाई तेरा ही भाई का है, जितना यूज करने कर ले। ठीक है, अच्छा तेरे को ये करना है, ये खरीदना है, वो खरीद ले, आईफोन खरीदना है जा खरीद ले, ऐसा रहता है, एकदम छूट हो गया था। और यहाँ पर क्या कर रहे थे ये लोग, अब पैसा जो ये यहाँ पर से ना अब रेवेन्यू पे अधिकार कर रहे थे, जो कलकत्ता का रेवेन्यू था ना वहां पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिए थे, प्रशासन में अपना इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर यहाँ पर गड़बड़ी भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि एकदम अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, गड़बड़ी भी कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर कोई कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं, किसी विभाग के बारे में अगर देखते हैं, अगर कोई पुलिस वाले ना, पुलिस डिपार्टमेंट में देख लेते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई कांस्टेबल गड़बड़ी कर रहे हैं किसी टाइप का, कि वही रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर कोई पर्सन वो रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया है, रिश्वत ले रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, पहुंचेगा ये कहाँ पहुंचेगा, पुलिस प्रशासन में बड़े अधिकारी के पास पहुंचेगा। अगर ये हेड कांस्टेबल है तो मान लेते हैं सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, टीआई के पास पहुंचेगा, कि टीआई साहब को बताएंगे कि अरे यार आपके जो आपके थाने में ये तरह की घटनाएं हो रही है, तो जो आपका कांस्टेबल है वो तो ले रहा है पैसा, रिश्वत ले रहा है ऐसे करके। तो अब किसको गुस्सा आएगा, टीआई को गुस्सा आएगा कि मेरे मतलब अब इससे क्या हुआ, ये रिश्वत लिया ना, तो बदनाम कौन हुआ, उस एरिया का थानेदार, जिस थाने में ये आदमी काम कर रहा है उसका थानेदार बदनाम होगा कि हाँ ये तो मतलब ये टीआई क्या करता है, कुछ नहीं कर रहा है, ये तो यहाँ पर उसी के डिपार्टमेंट में मतलब झोल हो रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहा है। अब जैसे यहाँ इसको बुरा लगा ना, अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, मेरे अंडर में रिश्वत कैसे ले रहे हो ऐसा करके। तो यही काम यहाँ पर अंग्रेज प्रशासन, मतलब जो इंग्लैंड में जो महारानी थी वहां, मतलब उस टाइम के शासक थे, वो एक्शन लिए कि यहाँ पर ये लोग गड़बड़ी करना स्टार्ट कर दिए। तो ये गड़बड़ी को रोकने के लिए सबसे पहले क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इससे क्या करना चाह रहे थे ये लोग, यहाँ पर अंग्रेज जो पहुंचे हुए हैं ना, यहाँ पर प्रशासन को चला रहे हैं, मतलब रेवेन्यू को देख रहे हैं, तो ये सारी चीज को ना रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी थी, अगर यहाँ पर जो यहाँ के लोग अगर गड़बड़ी करेंगे, अगर भारत के कुछ लोग जाके किसी दूसरे देश में जाके अगर बदमाशी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे देश का नाम खराब होगा। वैसे ही इंग्लैंड से आए थे लोग, ठीक है, ब्रिटेन से आए थे, तो ब्रिटेन के लोगों का नाम खराब होगा। तो ये चीज नहीं चाहेगी वहां की रानी राजा जो भी है, वहां का प्रशासन नहीं चाहेगा। तो वो वहां पर से फिर एक्ट लाया कि देखो अब तुम इस नियम के हिसाब से चलोगे ऐसा करके। तो यहाँ पर आया रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे। और तो कब तक आए, 1857 तक, 1857 तक। ठीक है, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत सारे एक्ट आ गए ना। उसके बाद फिर 57 में क्या हो गई, सबको पता है, 1857 की क्रांति हो गई। तो क्रांति के पीछे का कारण क्या था, ये लोग का रवैया, ये लोग शोषण कर रहे थे यहाँ भारतीयों का, तो शोषण कर रहे थे, इसलिए हम लोग विद्रोह किए। 1857 का विद्रोह हुआ, और इतना जोरदार विद्रोह था कि वहां पर ब्रिटेन में हालत खराब हो गई ना वहां के लोगों की, कि अरे यार ये क्या हो गया, इतना ज्यादा विद्रोह क्यों कर रहे हैं ये लोग, ऐसा क्या कर दिया हम लोग ऐसे करके। तो बाद में समझ, मतलब वहां पर जब रिपोर्ट रेडी हुआ कि कारण क्या था, तो सारा चीज पता चलता है कि ये लोग गड़बड़ी कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर अब फिर से किसका नाम खराब होगा,
कोई बदमाशी करेगा, अगर किसी के घर का बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है बाहर जाके, तो इससे किसका नाम खराब होता है? अपने घर का नाम खराब होता है। तो फिर वैसे ही यहाँ पर ये लोग बदमाशी कर रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में इसको अब बदमाशी को रोकना पड़ेगा। तो बच्चे को डांटते हैं कि नहीं, अब से तू ऐसा करेगा तो तेरे को चॉकलेट नहीं दे जाएगा, ठीक है, तेरे को डेयरी मिल्क नहीं मिलेगा, तेरे को आइसक्रीम नहीं मिलेगा, तेरे को घुमाने नहीं ले जाएंगे, ऐसा ऐसा बहुत सारा हम लोग तो वो करते हैं, डांटते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, नहीं तो तेरे साथ ये नहीं होगा, ऐसे करके ऐसा बोलते हैं। सेम चीज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट अभी तक रेगुलेट कर रहे थे ना, अब कमांड देंगे। तो यहाँ पर क्या आता है, अब भारत शासन अधिनियम, अब भारत को शासन करने के लिए, अब क्योंकि अब बहुत सारे एरिया अपना हो चुका है ना, मतलब अंग्रेजों का हो चुका है, तो अब वो लोग वहां पर के लिए लाएंगे अधिनियम, लाएंगे वहां शासन करने के लिए, भारत शासन अधिनियम। ये सब अधिनियम अब यहाँ पर 1857 हो गया, तो 1858 से स्टार्ट होता है 1947 तक, ठीक है। तो ये हमारा ये दो चीज होता है। अब यहाँ पर क्या बहुत सारे एक्ट आए, और एक्ट ये सब एक्ट क्या थे, नियम बता रहे थे कि देखो भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा ऐसा, मतलब अपने परस्पेक्टिव से। ऐसा नहीं कि मतलब हमारी मतलब भारतीयों की फिक्र थी इंग्लैंड को, ऐसा नहीं था, ठीक है। उसको बस ऐसा था कि अपने कर्मचारियों को कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से मतलब अपनी छवि को बचाते हुए ऐसा काम करे कि लोगों को लगे कि हमारी गलती नहीं है, ठीक है ना, हमारी गलती, हम तो नियम बना के रखे हैं भाई, देखो कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तो गड़बड़ी कर रहे हैं, और हमारे ऊपर शासन भी कर रहे हैं, इसलिए शासन अधिनियम है ये। तो यहाँ 1957 तक हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1946 में क्या होता है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, मतलब इसका भी हिस्ट्री पढ़ना है, बट जो आप लोग हिस्ट्री अगर पढ़ चुके होगे इंडियन हिस्ट्री थोड़ा बहुत इतना तो ध्यान होगा। 1946 में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। पहले क्या क्या मतलब क्या पर्सपेक्टिव रहता था अंग्रेजों का कि ये लोग तो पढ़े मतलब ये गंवार लोग, ये लोग क्या संविधान लिखेंगे, ये लोग को कुछ आता नहीं है, ये लोग क्या लिखेंगे, ऐसे करके। तो हम लोग को चैलेंज किए, तो हमारे पास थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, 3 PhD होल्डर। तो हम उनके साथ मिलके उनके निर्देशन में संविधान लिख दिए, ठीक है। अब संविधान लिखे कब, पहले तो संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, कि कौन कौन मतलब संविधान लिखने में कौन कौन उसमें मतलब क्या सही है क्या गलत है, रिव्यू भी देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बना के लिख दिए और वही को मानने लग गए, ऐसा तो नहीं है। हम लोग को वहां पर देखना भी पड़ेगा कि मतलब कुछ ये लोग अपने हिसाब से तो नहीं कर दिए, ऐसे करके। तो वहां पर क्या हुआ, तो हमारे पास 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, जो मिल के बनाए वो लोग भारत के लिए संविधान लिखे, ठीक है। अब ये लोग संविधान लिखे, अब संविधान लिखे तो इसको लागू कब किया गया, इस संविधान को 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस इसलिए तो मनाते हैं क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग को इतना तो समझ आ गया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब देखो भारतीय विधान परिषद क्या है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास देखेंगे विधान परिषद क्या होता है, बट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारा अलग अलग एक्ट आया था। देखो 1861, 92, 1909, 1919, ठीक है, ये सारे एक्ट आते गए धीरे धीरे करके, मतलब जैसा जरूरत पड़ा ना उसके हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से चेंजेस करते गए और एक्ट लाते गए, और अलग अलग एक्ट में अलग अलग विशेषता है। सारे एक्ट का विशेषता ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि किसमें क्या हुआ था। जैसे अगर हम लोग देखते हैं 1813 1913 में पहली बार ऐसा 1813 में के एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ था कि शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च किया गया, पहली बार ऐसा हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय विधान परिषद जो है ना उसको बजट पे बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट द पावर टू डिबेट ऑन द बजट, ठीक है, बजट पे बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो किस में से प्राप्त हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892।
अब इंडियन 1892, ठीक है, तो इसके बारे में और क्या जानना है, चलो देखते हैं आगे और देखते जाएंगे धीरे धीरे कि क्या क्या इसमें हम लोग को इसमें जानना है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जैसे मैं बताया अभी, अलग अलग एक्ट का अलग अलग विशेषता है, तो इस कौन सा एक्ट था जिसमें संघीय न्यायालय का स्थापना के बारे में बोला गया था। तो बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1909, 1919 या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ संघीय न्यायालय है ना, उसकी स्थापना के बारे में कौन से एक्ट में बताया गया था, 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में बताया, मतलब पहली बार ये चीज लाया गया कि जो मतलब हम लोग का जो भारत में एक संघ न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है, संघ न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और 1935 का जो एक्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे मतलब प्रोविजन जो है ना हमारा संविधान, अब देखो हमारा संविधान किससे बना, बहुत सारे अलग अलग देश के ना संविधान को ना हम हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा में जो शामिल थे ना जो लोग, वो लोग सब अध्ययन किए अलग अलग देश का अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से, और उन सभी अलग अलग मतलब अलग अलग संविधानों में जो प्रोविजन इंडिया के लिए बेटर हो रहा था ना, इंडिया के लिए अच्छा था, इंडिया के पर्सपेक्टिव में सही जा रहा था, उन सबको निकाल लिए और उससे बना दिए हमारा संविधान। तो 1935 का जो एक्ट था ना, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें से सबसे ज्यादा प्रोविजन लिए गए थे। तो ध्यान रखेंगे, तो जो हमारे यहाँ भी जो ये है ना संघ न्यायालय अभी भी है, संघ न्यायालय अभी भी है सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, ठीक है। तो इसका भी मतलब अगर प्रोविजन पूछा जाए तो कहाँ से हुआ था, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में। अब आते केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। द्वैध शासन क्या होता है, अगर देखो अंडर विच एक्ट डायरकी वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द एट द सेंटर। सेंटर है, जैसे हमारे यहाँ संसद है, संसद में क्या होता है, लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम लोग संसद के अंग कौन कौन से अगर पूछते हैं क्वेश्चन में तो लोकसभा और राज्यसभा मान लेते हैं, लेकिन बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा ये दो अलग अलग सभा है, दोनों के पास अपना अपना पावर है और दोनों ही क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। तो यही है डायरकी, द्वैध शासन, शासन दो लोगों से मिलके चलेगा, अकेला एक आदमी उसको नहीं चलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरकी कब स्टार्ट हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब देखो यहाँ पर भी एक और भी चीज है, स्टेट और जो हमारा सेंटर और स्टेट दोनों के पास अलग अलग है। जैसे सेंटर जो है कुछ देखो हमारे पास ना एक सूची है ना, संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। हमारे पास 3 लिस्ट है, उसमें ना अलग अलग विषय दिए गए हैं। संघ सूची में कुछ विषय हैं, कुछ राज्य सूची में विषय हैं, कुछ समवर्ती सूची में विषय हैं। इसका जो अगर इसका सब्जेक्ट रहेगा ना, उस पर कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे संसद। और यहाँ पर राज्य सूची में अगर कोई विषय दिया गया है ना, उसको वहाँ का राज्य बनाएगा। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए जो हमारे पास मतलब जो हमारे इसमें है ना जो हमारे प्रोविजन में है राज्य सूची के विषय में, तो जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा रहेगा ना, वो सब इस लिस्ट पे जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे ना, सभी पे कानून बना सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकसभा राज्यसभा, पीएम मोदी वाला, ठीक है, ऐसा मान लो ये काका वाला है और ये मोदी जी वाला है, ठीक है। तो जो काका है वो इसके विषयों पे कानून बनाएगा और जो मोदी जी हैं वो इसके विषयों पे कानून बनाएंगे। और ये समवर्ती सूची है ना, इसमें दोनों ही मिलके बनाएंगे, मतलब अगर इसको बनाना रहेगा तो भी बना लेगा, इसको बनाना रहेगा तो भी बना लेगा, दोनों के लिए है। और वहां पर भी अगर दोनों एक ही विषय में बना लिए, मान लो किसी सब्जेक्ट पे दोनों ही कानून बना दिए और दोनों का कानून अलग अलग बोलता है, तो किसका कानून मान्य होगा, संघ। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखो ये संघ भी है, राज्य भी है, यहाँ पर भी दो व्यवस्था हो गई। तो इस द्वैध, इसी को बोलते हैं द्वैध। मतलब क्या होता है, दो के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, दो के बारे में, दो टाइप की व्यवस्था।
तो यहाँ संघीय व्यवस्था भी है, राज्य व्यवस्था भी है, तो इसी को बोलेंगे द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, किस में आया 1935 में। अगले क्वेश्चन में आते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताओं में से प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 में जो आया था उसमें। तो पहला क्या दिया, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ डायरार्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस में द्वैध शासन। अगला क्या दिया है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। ये देखो, अब यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल का भी स्थापित हुआ था 1909 के एक्ट में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1919 के बारे में बोल रहा है। अब क्या बोलते हैं कि तीसरा क्या दिया है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू दी बाय दी सेंटर टू दी प्रोविंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो, तो हमारा जो 1919 का एक्ट है ना, उसमें क्या क्या सिस्टम था, पहला और तीसरा। तो प्रांतों के लिए कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो पहला और तीसरा सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, द्वैध शासन अधिनियम किस द्वैध शासन यहाँ पर भी था ना, यहाँ पर भी द्वैध शासन। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। द्वैध शासन अगर प्रॉपरली अगर बोला जाए ना, सिर्फ द्वैध शासन दिया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन अगर देखते हैं तो कब आया था, 1919 में। और अगर देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन, मतलब लोकसभा राज्यसभा वाला केस जो है, वो कब हुआ स्टार्ट, 1935 में। इस बात को ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्योंकि दोनों में बहुत एकदम ही बारीक सा अंतर है ना, ध्यान रखेंगे। अगले में आते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अब देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे संविधान में जो अलग अलग देश के हम लोग प्रोविजंस देखें कि यहाँ पर से ये चीज लिया जा सकता है, यहाँ पर से ये चीज लिया जा सकता है, क्योंकि हमारा भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है, बहुत ज्यादा विविधताएं हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो इतनी विविधताएं हैं ना, तो अलग एक ही नियम सब जगह लागू नहीं किया जा सकता। तो अगर सब जगह लागू करना है नियम, तो उसके लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ेगा कि कौन कौन सा किसी को हर्ट ना करे, किसी के अधिकारों का हनन ना करे, और सबको समेकित रूप से सबको साथ लेके चले, ऐसा नियम देखना है हम लोग को। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम लोग अलग अलग ना व्यवस्था को देखे थे, अलग अलग देश का स्थिति को देखे थे, उनकी स्थिति के हिसाब से जो हमारे लिए सही हो रहा था, तो हम लोग उसको ले लिए थे। तो वैसे ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अब राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश मतलब क्या होता है, अगर कोई मतलब जैसे अगर हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, ये दोनों अगर सेशन में नहीं है, और लेकिन कुछ ऐसा चीज हो गया जिसको मतलब जिसमें कानून आना जरूरी है, या फिर अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई केस आ गया है कि हम लोग को कानून बनाना जरूरी है, लेकिन ऐसा डाउट है कि यहाँ पर हम लोग को टकराव देखने मिल सकता है, तो वहां पर क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, अध्यादेश ला देते हैं। अध्यादेश मतलब होता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस ला लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सीधा सीधा एक कानून बन जाता है, लिख के दे दी ना कि हाँ फलाना चीज होगा अब से ऐसा करके, तो वही कानून है, वही है अध्यादेश। ठीक है, सीधा सीधा आदेश ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कब लाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक के केस में अध्यादेश लाया गया था। क्यों, क्योंकि ट्रिपल तलाक को रोकना जरूरी था। लोग बोल के बस ऐसे ही बोल देते थे कि क्या बोलते हैं, मतलब तलाक 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 ऐसा बोल दिया और तलाक हो गया। अब वो महिला उस आदमी के साथ नहीं रह सकती, ये सब। तो ये क्या है, एकदम मतलब बहुत सारे कारणों के कारण ये सही नहीं था। अब बहुत सारे कारणों के कारण ये सही नहीं था, तो इसको बंद करना जरूरी है। अब बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह बिल लाना पड़ेगा, मतलब विधेयक लाना पड़ेगा, और दोनों जगह से पास कराना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, पास कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कानून बने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करता है, अध्यादेश ला देता है और सीधा सीधा कानून बना देता है। ठीक है, तो अध्यादेश की शक्ति। अब ये कहां से प्रेरित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था, जो उस टाइम देखो, अभी तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, पहले क्या था, वायसराय। ठीक है, वायसराय था। अब ये वायसराय के पास क्या पावर था कि अगर मतलब कोई नियम बनाना है ना,
तो वो सीधा सीधा आदेश दे देता था कि हाँ फलाना 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 चीज, ये चीज अब से नियम है, अब ऐसा किए तो फिर आपको 10 साल की सजा है, ऐसा किए तो 2 साल की सजा है। वो सीधा सीधा नियम बना देता था, लिख के दे दिया मतलब वही नियम बन गया। ठीक है, तो वही है राष्ट्रपति। अब वायसराय की जगह अब क्या आ गया हमारे यहाँ, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास भी वो पावर होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कहाँ से है, भारत सरकार अधिनियम 1935। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज इंस्पायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। क्या है, नहीं है, ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ठीक है, सही बात है। अगला देखते हैं, अच्छा इसको छोड़ देते हैं ना, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन इन दिस एक्ट। ठीक है, द बी को छोड़ देते हैं ना, क्योंकि आंसर बी है, बाकी चीज भी देख लेते हैं। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था इसमें। ठीक है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उसके बाद फिर देखते हैं, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये बात भी सही है। इट एबॉलिशेस द डायरकी सिस्टम एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इम्प्लीमेंटेड इट एट द सेंटर। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो गलत क्या है, बी वाला। क्या दिया है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वर अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, अब देखो हमारे पास अभी क्या बताया, संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं हमारे पास। बट अगर कुछ ऐसा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है जो तीनों में ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अलग ही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर अभी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ना इसमें वर्णन है, ना इसमें वर्णन है, ना इसमें वर्णन है, तीनों में ही वर्णन नहीं है। तो उसमें कानून कौन बनाएगा, ये बात आ जाती है समस्या। तो बिल्कुल यही केस यहाँ पर बात, मतलब जब देश आजाद नहीं होता ना, उस टाइम की बात है, 1935 की बात है। तो 1935 के एक्ट में ये पावर जो था, देखो अभी अगर अभी ऐसा कुछ केस होता है ना, तो उसमें पावर किसके पास रहेगा, संसद के पास, संसद के पास रहेगा। अभी अगर ऐसा कुछ कानून आ जाता है, मतलब ऐसा कुछ विषय सामने आ जाता है जिसका उल्लेख नहीं है, तो उसमें कौन कानून बनाएगा, संसद बनाएगा। और उस टाइम पे ये पावर किसके पास था, वायसराय के पास था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, प्रांतीय विधायिकाओं के पास, ऐसा दे दिया है। तो ये तो गलत बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें गलत बताना था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था, मतलब कौन से एक्ट के थ्रू। देखो अलग अलग बहुत सारे एक्ट आए थे ना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें तो नहीं किया गया था, ये तो बहुत जल्दी आजादी मिल जा रही थी। क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स रहता है, वो लेके आता है प्रोजेक्ट कि, मतलब प्रपोजल लेके आता है कि देखो 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 ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करके। ठीक है, तो उसमें क्या है उसको देखेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, हिस्ट्री में देखेंगे। क्रिप्स योजना तो इसमें भी नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना 1946, यही हमारा आंसर है। और चौथा क्या हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, जम्मू कश्मीर वाला केस यहीं पर से मतलब प्रॉब्लम यहीं पर से आया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति, देखो सभापति हमेशा देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन दे दिए उपसभापति। उपसभापति मतलब क्या होता है, देखो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डेप्यूटी, यहाँ पर ना उपसभापति, यहाँ पर ना इसका ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, अच्छा ये तो अलग ही कर दिया ट्रांसलेशन, डेप्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो यहाँ पर मतलब डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है ना, उपसभापति होता है, वो कौन था, 1946 में अंतरिम सरकार जब बनी थी तब। ठीक है, उपसभापति कौन था, तो सभापति का आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। और उपसभापति जो थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए चेयरमैन कौन था।
आई थिंक आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, एक टाइप का रिवीजन है ये। अब देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब यहाँ पर क्या उसके निर्वाचन का तरीका बताया है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, गलत बात है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रहता है तो हम लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, ये भी नहीं है। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, ये सही है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। मतलब जो संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, उनको कहाँ से चुना गया था, अलग अलग प्रांत की विधानसभाओं से चुना गया था। अगले में आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ये तो नहीं है भाई, ठीक है, इन दोनों के द्वारा चुना नहीं गया था, क्योंकि ये दो अकेले पार्टी थे और भी पार्टी थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, बताइए क्या है इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं बताते तो फिर मैं अगले सेशन में दूंगा, ठीक है, अगले सेशन में इसका आंसर दे दूंगा। और अगर आप लोग को सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।